जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 5 जनवरी बुधवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 5 महीने और 1 दिन ही बाकी है। अभी कुछ लोगों की ये फरमाइश होगी कि अच्छा 5 महीने की क्या सुपर डुपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हमको बताइए। तो जब यूपीएससी प्रीलिम्स को 6 महीने बाकी थे, दिसंबर 7 को, तब वो मैंने 6 महीने की स्ट्रैटेजी बताई थी। उस हिसाब से आपने काम करना है। 5 महीने बाकी है तो उस हिसाब से चलते रहना है। ऑफकोर्स उसमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई अगर डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसको लगे कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का तो अब मेरे से नहीं हो पाएगा, और बाकी सबका बहुत मेरा बैकलॉग है, ये पॉलिटी या एनवायरनमेंट या हिस्ट्री का, तो मे बी दिस थिंग्स यू मे हैव टू स्किप, कि प्रीलिम्स के बाद उसको पढ़ना पड़े। अब ऐसे सब बैंडेड और शॉर्टकट्स और क्या मैं फायर फाइटिंग करूँ, वो तो आपने अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन के हिसाब से उसे सोचना है। मैं कोई आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दे सकता कि ये वाला मत पढ़ो और कुछ नहीं पूछा जाएगा, या ये वाली चीज़ तो करनी ही करनी है। यू हैव टू डिसाइड। अभी 4 महीने बाकी होंगे, 3 महीने बाकी होंगे, 2 महीने बाकी होंगे, तो धीरे धीरे सब कोचिंग वाले निकालेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड दिस एंड दैट। इतने साल से जितने टॉप 100 उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला, कुछ नहीं पूछा यूपीएससी ने, या फिर जो पूछते हैं तो ऐसा पूछते हैं जो मटेरियल में दिया ही नहीं हो और कुछ हवा में अलग ही पूछ लिया। सो देर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ना है, वो पढ़ना है डिसिप्लिन के साथ। तो ऐसी सब अंधी भक्ति में और टॉप 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट और वो सब में मत पढ़ो। और अगर आपको 5 महीने में अभी टेंशन आ रही है तो 4 महीने और 3 महीने और 2 महीने में भी टेंशन आएगी। तो हमेशा डिसिप्लिन से पढ़ो ताकि ऐसा कोई बैकलॉग नहीं हो जाए कि आपको डरना पड़े। डरो मत। खैर, मुद्दा ये है कि आज ये 5 जनवरी बुधवार को जाने लायक चीज़ें क्या थी। तो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आज ज़्यादा थे। ये आईआरडीआई ने कुछ श्योरिटी बॉन्ड का नाम लिया है। चाइना इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री, ऐसा इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में फरियाद की है। एयरटेल पेमेंट बैंक था, उसे शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिला है। और कुछ इधर उधर के समाचार। सो वन बाय वन वी विल सी दैट, स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी। हाँ, तो इकोनॉमी में सबसे पहला मुद्दा है श्योरिटी बॉन्ड में। तो जब भी कुछ सरकारी हाईवे बनता है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह, तो सरकार बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को कहेगी कि टेंडर इनवाइट कर रहे हैं। मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे कि मैं ये हाईवे 10,000 रुपी पर किलोमीटर में प्रिपेयर कर दूँ, दूसरा कहेगा मैं 12,000 में कर दूंगा लेकिन मेरी क्वालिटी अच्छी होगी। अल्टीमेटली वो सब जांच परख करके सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी। अब जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने सरकार को बैंक गारंटी देनी होती है। बैंक गारंटी का मतलब क्या है? वैसा कागज़ का टुकड़ा होगा जिसमें बैंक ने ऐसा लिखा होगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर टाइम पर हाईवे कंप्लीट नहीं करता या अच्छी क्वालिटी में हाईवे कंप्लीट नहीं करता, तो गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। ठेकेदार ने वक्त पे काम नहीं किया या अच्छी क्वालिटी का काम नहीं किया तो हम मुआवजा देंगे। किसको? गवर्नमेंट को। प्रश्न है, ये बैंक को ऐसा बड़ा भाई बनने की जरूरत क्यों है? जवाब, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उसको फीस देगा तब जाके ऐसा बैंक गारंटी इशू किया जाएगा। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन कोरोना में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। प्रॉब्लम ये कि बैंकों ने बाकी सब लोगों को जितना लोन में पैसा दिया है उसमें बहुत सारे लोन वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि लोगों का बिजनेस चौपट है, जॉब्स चली गई। तो वो प्रॉब्लम्स है। सामने ये कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी जो हाईवे के काम लिए हैं, टाइम पे नहीं हो रहे, कोरोना लॉकडाउन और वर्कर शॉर्टेज वगैरह प्रॉब्लम्स। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में ये सब स्टील सीमेंट वगैरह के प्राइस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से भारत में भी बढ़ रहे हैं, तो इनको टाइम पर अच्छी क्वालिटी में वो ख़त्म नहीं कर पाते, कम सीमेंट इस्तेमाल करें शायद। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस रिस्क, कैश फ्लो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आने वाले। इसलिए बैंकों ने ये कहा कि इंश्योरेंस कंपनियों को ये सारा काम दे दो, हमसे ये बैंक गारंटी वाला काम ना हो पाएगा, हमको बहुत जोखिम लगता है। तो आईआरडीआई जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसने ये कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर चाहे तो बैंक गारंटी भी दे सकता है, और एक नई चीज़ आ जाए, श्योरिटी बॉन्ड, कि वो सरकार को श्योरिटी बॉन्ड दे दे। मतलब असल में तो कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारत सरकार को श्योरिटी बॉन्ड देगी। कागज़ का टुकड़ा होगा, लिखा होगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर टाइम पे हाईवे अच्छी क्वालिटी में कंप्लीट नहीं करता तो नुकसान की भरपाई हम करेंगे। कौन? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। किसका? सरकार का। वो ऐसा बड़ा भाई क्यों बनेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को फीस में पैसा देगा। तो ये हो गया श्योरिटी बॉन्ड। 3 पार्टियां होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर या प्रिंसिपल, इंश्योरेंस कंपनी, और सामने ये जो बेनिफिशियरी होगा, सरकार। अभी ये जो श्योरिटी बॉन्ड है उसके भी सब टाइप्स हो सकते हैं। बीड बॉन्ड होते हैं, परफॉर्मेंस बॉन्ड होते हैं, एडवांस पेमेंट बॉन्ड होते हैं, रिटेंशन मनी बॉन्ड होते हैं। इन सब का इंटरनल डिफरेंस क्या है? मेरे को पीएचडी कराओ तो मैं वो पीएचडी नहीं कराऊंगा। कॉस्ट बेनिफिट अच्छा है नहीं, 1-2 लाइन में ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, हमने जान लिया।
आजकल ये कई सारे इनएक्सपीरियंस्ड प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले जो प्रीवियस पेपर का सही से एनालिसिस नहीं करते, वो तो इसका भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांस पेमेंट बॉन्ड एंड रिटेंशन मनी बॉन्ड, तो उसको देख के आपको स्टेज में नहीं आना। वो उसने मॉक टेस्ट में पूछा तो यूपीएससी प्रोफेसर उसका मॉक टेस्ट देख के अपना पेपर नहीं निकालता है। उसी तरह ये डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज के नाम पे कुछ ऐसा भी, डिस्कस हाउ श्योरिटी बॉन्ड विल हेल्प रिवाइविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, 150 वर्ड्स, पॉसिबिलिटी कम है। ये तो श्योरिटी बॉन्ड वो तो एक लाइन का मुद्दा है। बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, गति शक्ति प्लान क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, उस पर आपको 150 वर्ड 250 वर्ड का प्रश्न है। आप पुराने पेपर्स देखें तो वो ऐसे ब्रॉड जनरल थीम पूछता है, ऐसी एक एक टेक्निकल चीज़ का कोई खुद का 250 वर्ड्स का डेली आंसर राइटिंग चैलेंज बनता नहीं है। बनाने वाले बनाते हैं, आप अंधी भक्ति में पढ़ें तो आपको निकलने की ज़रूरत है। दूसरा एक मुद्दा चल रहा है कि इंडिया ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन की है कि चाइना इज़ नॉट अ डेवलपिंग कंट्री। ये मामला क्या है? वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग देशों को क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। $1045 या उससे कम हो तो लो इनकम कंट्री, 1000 से 4000 के बीच हो तो लो मिडिल इनकम कंट्री, जैसा इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम करीब $1928 है, तो वो 1000 से 4000 के बीच आ गया, तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्री। फिर 4000 से 12000 की रेंज में हो तो अपर मिडिल इनकम कंट्री, जैसे चाइना, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम है करीब $10,400, और $12,000 से ऊपर वाले होंगे उन्हें हाई इनकम कंट्री कहा जाता है, जैसे यूएसए, जो कि $60,000 उसकी $63,000 उसकी पर कैपिटा इनकम है। तो अब इसमें क्या बवाल चल रही है? हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसका काम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। लेकिन ऐसे सीन में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्री हैं, उनको अपनी लोकल इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाना है, तो स्वाभाविक है उन्हें अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए उनको टैक्स और सब्सिडी में छूट दे, कंसेशन दे, ऐसी सब सरकार को छूट होनी चाहिए इफ़ दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो चीन ये कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझको इंडियन आइडल बना दो, यानी कि मैं ये सब करते रहूँगा और डब्ल्यूटीओ ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन इंडिया ने कंप्लेन की है कि नहीं, चाइना इज़ नो लॉन्गर अ डेवलपिंग नेशन, इट इज़ नाउ अपर मिडिल इनकम नेशन। तो उसको बोलिए कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को टैक्स और सब्सिडी में बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे, ताकि हम इंडिया से जो सामान चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं वो हम compete कर सकें, या फिर अमेरिका में इंडिया और चाइना दोनों का सामान जाए, लेकिन चाइना ने अपने सामान पर टैक्स सब्सिडी की छूट तो वो सस्ता दिखे और हम compete नहीं कर पाते। सो इंडिया हैज़ कंप्लेन। ये चीज़ दिलचस्प एक और कारण से, जब भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो इंडिया और चाइना दोनों एक साथ हो जाते हैं कि अमेरिका और यूरोप जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए और वो हमको पैसा दे क्लाइमेट चेंज के लिए, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अमेरिका तो हमेशा कंप्लेन करता था कि ये चाइना गरीब नहीं है, उसको इंडियन आइडल मत बनाओ। अब इंडिया भी वही राग बता रहा है। सो दिस टाइम इंडिया इज साइडिंग विद अमेरिका। इसके अलावा तो इकोनॉमी में और जाने लायक क्या था, एक तो मैंने आपको बताया श्योरिटी बॉन्ड का मामला, उसका हम हिंदी पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई कि पूरा 150 वर्ड की नोट बनाओ उसकी। बैंक क्लासिफिकेशन, एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या है? तो वो लोन नहीं दे सकता, वो सिर्फ पैसा आपसे डिपॉजिट में ले सकता है, और फिर उसने दूसरी बड़ी बैंकों में या तो फिक्स डिपॉजिट में रखेगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, ऐसा सब। अब आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस दिया है। शेड्यूल बैंक का स्टेटस वो आरबीआई एक्ट में मिलता है, 5 लाख का कैपिटल, वो सब रिजर्व और डिपॉजिटर के हितों की आपका बैंक रक्षा कर रहा है, तो आरबीआई आपको शेड्यूल बैंक का स्टेटस देता है। उसके जो फायदे होते हैं वो क्या, वो पेटीएम पेमेंट बैंक वाले केस में हमने पढ़ दिए, तो वो पुराना देख लेना। और ये भी याद रखना है, पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव लोन्स। वो किसी और बैंक के लोन एजेंट के रूप में देते हो तो भी एमसीक्यू में हमको याद रखना है, पेमेंट बैंक्स नॉट अलाउड टू गिव लोन्स। फिर रिजर्व बैंक ने एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को कहा है कि दीज आर डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी डीसिब। डीसिब का मतलब ये इतने बड़े बैंक है कि दे आर टू बिग टू फेल, यानी कि अगर वो फेल हो जाए, बंद हो जाए, चौपट हो जाए, तो पूरी इकोनॉमी अपनी चौपट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने अपने बचत का पैसा इसमें डाला होगा और पूरी सिस्टम चल रही है। हाँ, तो ऐसे जो बैंक होते हैं उनको आरबीआई हर साल क्लासीफाई करता है, तो ये पहले भी थे और अब भी हैं डोमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इसका मतलब क्या, उन पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
कि उनको एडिशनल इक्विटी कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 वो सब रखना होता है, वो बासेल नॉर्म की पूरी चीज़ हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये डोमेस्टिक डीसी का इंटरनेशनल फ्रेमवर्क किसने बनाया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एफएसबी, जो कि असल में एफएसबी G20 ग्रुप ने उसके दिमाग की ये उपज है। वो मेरे ख्याल से 2007 की अमेरिका की सब प्राइम क्राइसिस के बाद G20 ग्रुप ने कहा कि ऐसा एक बनाओ, फिर ये बना तो उसने ऐसा कहा कि ये डीसिप बनाओ। फिर ये हमने देखा डेफिनेशन ऑफ दिस लो इनकम कंट्री और इंडिया चाइना की क्या झगड़ा चल रहा है WTO में, वो भी हमने पढ़ लिया। ये पूरे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम मोनाल ORG पर। पूरे महीने का जो जमा हो तो फिर मैं PDF फाइल बना दूंगा। कल थर्सडे मैं छुट्टी रखता हूँ वीडियो की, तो तब मैं ये दिसंबर वाला काम ख़त्म करके कोशिश करता हूँ कि उसे पब्लिश करूँ, दिसंबर PDF। और क्या चल रहा है, पिलर 4 यानी GDP एंड इन्फ्लेशन। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था श्रीलंका में महंगाई बहुत बढ़ रही है, और उसका कारण वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाया और प्रोडक्शन बढ़ गया और महंगाई वगैरह बहुत सब। अब पब्लिक धमाल कर रही है, तो श्रीलंका की सरकार ने ये कहा है कि हम मदद करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएंगे, फूड और मेडिसिन का सब टैक्स हटा देंगे, गरीबों को सीधा पैसा देंगे बैंक अकाउंट में, और किसानों से अनाज खरीदेंगे हायर देन मार्केट प्राइस, ताकि सबको राहत मिले। अब ये सब करने बैठेंगे तो $1 बिलियन का खर्चा आने वाला है। और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने तो पहले ही कह दिया है कि श्रीलंका सरकार अपने बॉन्ड्स को डिफॉल्ट कर दे, ऐसा जोखिम ज़्यादा है। यानी उसने जो बाजार से पैसा लोन में लिया है और जिसकी मदद से शायद अब ये पूरी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फिजल स्टिमुलस, बट वो जो लोन का पैसा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस करना है इन्वेस्टर को, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उनकी तबाह हो चुकी है। तो इसमें हमको सबक क्या लेना है, हमको 2 सबक लेने हैं। पहला, भारत में महंगाई काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा लोन में नहीं लेना चाहिए, वरना भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और तीसरा कि क्योंकि श्रीलंका के अब वादे हो गए, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो चीन के पास गया था, लेकिन चीन ने उल्टा उसको और लताड़ा है कि तुमने हमारी कंपनियों से फर्टिलाइजर जो खरीदा था उसका पैसा वापस करो, तो उसे वहाँ से मदद नहीं मिले। तब श्रीलंका भारत की गोद में बैठने की कोशिश करेगा। सो इट क्रिएट्स न्यू स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। फिर कुछ और चीज़ें चले, जैसे अभी वो बिजनेस जनरल नॉलेज और एक निवास मल्टीमीडिया था, उसका कुछ इन्वेस्टर का पैसा लटक गया XYZ, और उसमें ये सब एरोप्लेन जब्त किए जाए, ऐसा वो कुछ कनाडा से कुछ इन्वेस्टर लेके आए जजमेंट, वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे जब तक कोई बड़ा जजमेंट नहीं आता भारत में। फिर कुछ मुद्दे एथिक्स के। एथिक्स में कुछ समाचार एक ऐसा था, गुजरात हाईकोर्ट में केस चला था। अभी तो हाईकोर्ट में जब भी केस चले, आर्टिकल 348 ऐसा कहता है कि हाईकोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश। तो पर्सन ने, जज को जब भी वो बोल रहा है तो इंग्लिश में बोलना होगा। उसको इंग्लिश नहीं आता तो उसने लॉयर या ट्रांसलेटर की मदद उसको दी जाएगी। उसके पास लॉयर भी नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो उसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सालसा वाले फ्री में लॉयर भी दे देंगे, लेकिन बोलना और जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो सब इंग्लिश में ही रखने होंगे। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये कुछ केस चल रहा था, और कोई एक था पर्सन, उसने जज के सामने वो गुजराती में बोलने लगा, और वो कि मैं तो गुजराती में ही बोलूँगा, ये गुजरात है। जज ने बोला स्पीक इन इंग्लिश, ही वॉज नॉट डूइंग दैट। तो अल्टीमेटली उसके सामने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की अवमानना का केस शुरू हो रहा है। तो इसमें पॉइंट टू रिफ्लेक्ट क्या है, एथिक्स और एटीट्यूड टूवर्ड्स जुडिशियरी एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखिए, पहला तो जो कोर्ट की तरफ थे तो दिया गया है कि वकील भी देंगे, गरीब है तो वगैरह, तो उसने वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल ये बाबू सोनों को इसमें से बहुत गहरे जीवन बोध लेने हैं। पहला, ये कुछ आंदोलनकारी जानबूझकर पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जजिस के सामने नौटंकी ड्रामा करते हैं, क्योंकि उसको उसका वायरल वीडियो बना के सोशल मीडिया में अपने फैंस को दिखाना होता है। लेकिन आप जब ऐसी नौटंकी अदालत में करते हैं तो उधर तो वैसे भी सेलफोन रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड, तो शान पट्टी दिखानी नहीं चाहिए, वरना क्या होता है, इट बैक फायर्स। जैसा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अब उस पर पेनल्टी लगे, नहीं तो जेल में भेजेंगे इसको। कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की रीति रिवाज है, अंग्रेजी में क्यों बोलना है, हिंदी हमारी भाषा है, स्थानिक भाषा में दलील देनी है। तो उसके लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा। जब तक संविधान बदला नहीं जाता तो वो तो सिस्टम जारी रहेगी, तब तक जज भी नियम से बंधे हैं, तो वो कैसे अलाउ कर सकता है। वरना सामने वाली पार्टी कंप्लेन करे जज के खिलाफ कि ये प्रोसीजरल वायोलेशन है।
एंड अनदर थिंग, हाईकोर्ट में कुछ बार दूसरे प्रांत के दूसरे राज्यों के जज भी अपॉइंट होते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं कि स्थानिक हिंदी गुजराती तमिल भाषा आती हो, तो इंग्लिश में इसलिए जिरक करना जरूरी है। सो रूल्स आर रूल्स, दे नीड टू बी फॉलोड, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है एथिक्स और उसमें एजुकेशन। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर दिया है कि आप ऐसे कोर्स लॉन्च कीजिए जिसकी स्टूडेंट्स द्वारा डिमांड की जा रही है। यानी अगर जॉली एलएलबी मूवी देखकर बच्चों को ये लगे एलएलबी पढ़ना है तो एलएलबी वाले कोर्स ज़्यादा लॉन्च करो। नीरजा मूवी देखकर ऐसा लगे कि एयर होस्टेस बन जाना है तो एयर होस्टेस वाले कोर्स करो। और क्योंकि हिस्ट्री या सोशल साइंस का कोई ऐसा हीरोगिरी नहीं दिखा रहा तो उसके कोर्स मतलब मत लॉन्च करो। ये ऐसी बात। तो टीचर्स आर एंग्री, उनको लगता है कि इससे तो नौकरी चले, आर्कियोलॉजी एंड सम इंडस लैंग्वेजेस ऐसा जो भी कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं उस कोर्स में बहुत ज़्यादा बच्चे आएँ और वो सारे सोशल साइंस डिपार्टमेंट बंद हो जाएं। और स्टूडेंट कैसे जज करेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है? सब ऑप्शन उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो ये भी इधर भी यूट्यूब वाला कि सब लोग वो मोबाइल फ़ोन अनबॉक्सिंग और रॉयल एंटी के वीडियो बनाओ, तो फिर बाकी एजुकेशन का भी तो कंटेंट बनना चाहिए। एथिक्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस, दो मामले हैं लेकिन हम एक भी नहीं पढ़ेंगे। एक मामला है थेरानोस। वो अमेरिका में किसी महिला ने स्टार्टअप कंपनी लॉन्च की थी कि ब्लड टेस्टिंग, एक ही टेस्ट में सारे के सारे डिजीज़ पता चल जाए, लेकिन वो पूरा स्कैम था। अभी उसको इतने साल बाद सजा दी गई। दूसरा एक मामला चला है रोटोमेक बॉल पेन, वो 90 के दशक में था। उसका जो फाउंडर था उसने बैंक लोन में घपला किया था और अभी बाथरूम में स्लिप होके मर गया। तो उसको याद करके भी कुछ लोग सब लिख रहे हैं कॉलम, हम ये नहीं पढ़ेंगे। ऑफकोर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ टॉपिक इन मेंस पेपर 4। हमने एक केस स्टडी देखी थी, वो टेस्ला कंपनी और चालू गाड़ी में वीडियो गेम खेल सकते हैं, लेकिन फिर अमेरिकी सरकार ने आपत्ति जताई तो इलॉन मस्क को बंद करना पड़ा। तो वो तो ठीक है, इट इज़ मोर रिलेटेबल, कंपनी फेमस है, आप उसको कहीं एग्जाम्पल के रूप में कोट करें मेंस में या इंटरव्यू में तो प्रोफेसर को क्लिक हो जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ये जो थेरानोस केस है या रोटोमेक बॉल पेन, वो उतने फेमस नहीं थे, तो आप उसको एग्जाम्पल के रूप में साइट तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर को इतना जोरदार रूप से क्लिक हो जाए मेंस या इंटरव्यू में, डिफ़िकल्ट। तो इसलिए उसको अगर आप सत्यम, यस बैंक, किंगफिशर या ऐसी कोई बात करें देन, या फेसबुक और उसका वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस जहाँ पर सब डेटाबेस दिया और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में जीतने, दीज आर द टाइप ऑफ मेजर थिंग्स, वो हमको पता होनी चाहिए। ऐसा मैं दूसरों से अलग हूँ, ऐसी मैं दूसरी अलग एग्जाम्पल साइट करूँगा तो मेरे को प्रोफेसर ज़्यादा मार्क देगा। भाई उसको क्लिक तो होना चाहिए आप कहना क्या चाहते हैं, जैसा वो 3 इडियट्स में वो प्रोफेसर को हो रहा था आमिर खान की बात सुन के। कॉलम्स में कुछ खास मजा नहीं था। एक तो एक्सप्लेन सीरीज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो तो मामला हम पढ़ चुके हैं। फिर कोरोना का एक नया वेरिएंट IHU आया, लेकिन उसके तो बहुत कम केस हैं और लिमिटेड स्प्रेड, तो भाई तो फिर क्यों पढ़ना है? वो फ्रांस के कुछ रिसर्चर ने बताया, अभी और बनेगा तो देखेंगे। कॉलम्स में वही सब हिंदू मुस्लिम हेड स्पीच और सीज ऑफ द कैपिटल, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने अमेरिकन पार्लियामेंट में जो धमाल की थी, डिविजिव पॉलिटिकल एजेंडा और वो कपिल सिब्बल की वही सब कांग्रेस बीजेपी की बात, रोड टू नेट जीरो, क्लाइमेट चेंज, वो तो वही सब पुराने मुद्दे हैं, तो कुछ जाने लायक खास मुझे दिखा नहीं। फिर पर्सन इन न्यूज़ तो हिस्ट्री, केरला के एक सेंट कुरियाकोस इलायस चवारा, वो शायद क्रिश्चियन धर्म के थे संत, और वो सोशल रिफॉर्मर भी थे और वो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। उन्होंने कौन कौन सी पोएम्स लिखी थी, कौन सी ऑटोबायोग्राफी, और फिर ये स्कूल रिफॉर्म्स और मिड डे मील वगैरह में वो जुड़े थे, तो वो सब देख लेना। ये कुछ सालों से अभी हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्मर्स, उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं उनके बारे में भी पूछने का एक चलन आ रहा है धीरे धीरे, तो यू शुड बी अवेयर। दिया है तो हमने पढ़ लिया। फिर और पर्सन इन न्यूज़ में भी क्या था, कैप्टन हरप्रीत जो कि सिख महिला ऑफिसर है ब्रिटिश आर्मी ने, और उसने साउथ पोल की सारी परिक्रमा की, और नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आखिर में इजराइल की स्पाई एजेंसी ने जर्मन और स्विट्ज़रलैंड की कंपनियों को धमकी दी थी कि तुम पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन मत देना, तो ये हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि अपना गोल्डन रूल नंबर 5 है, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड न्यूज़ नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। कल थर्सडे मैं छुट्टी रखता हूँ, लेकिन कल मैं ये दिसंबर वाला PDF उसका तामझाम खत्म करूँगा एंड ट्राई टू अपलोड इट, एंड सी यू ऑन फ्राइडे, जब थर्सडे और फ्राइडे के दोनों समाचार हम देख लेंगे फ्राइडे को।